ये घटना 2015 की है। मैं अपनी कार से कुछ घंटे दूर एक जंगल में गया था। मुझे मालूम चला था कि वहां एक ऊंची जगह पर एक सुनसान बिल्डिंग थी जिसे देखने का मेरा बड़ा मन था। यहाँ पर बताना जरूरी है कि उस बिल्डिंग के अंदर जाना या वहां कैंप करना गैर कानूनी था, क्योंकि उस इमारत की मेंटेनेंस नहीं होती थी। वो इमारत एकदम जर्जर हालत में थी और कभी भी गिर सकती थी। उस जगह और इस इमारत के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। मैंने गूगल और फेसबुक में भी सर्च किया। ज्यादातर लोगों ने उस बिल्डिंग के बारे में कमेंट किया था कि वो जगह अच्छी है और वहां समय बिताना अच्छा लगता है। पर जो आखिरी फेसबुक पोस्ट जो मुझे मिली थी वो 3 साल पुरानी थी, और इन 3 सालों में मुझे नहीं पता था कि वहां के हालात अब कैसे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर मुझे वहां क्या मिलने वाला है। खैर, मैंने सड़क के किनारे एक समतल जगह देखकर अपनी कार पार्क की। फिर मैंने अपना बैग पैक निकाला जिसमें 2 दिन का सामान था, और वहां से उस जंगल के अंदर मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। ऐसे ट्रैक्स में आमतौर पर कोई साफ रास्ता नहीं होता। मेरे पास एक हैंडहेल्ड सैटेलाइट जीपीएस था जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा था ताकि मुझे सही रूट का अंदाजा रह सके। पर ज्यादातर मैं जंगल के अनजाने रास्तों पर ही चला। वहां इतनी झाड़ियां थी कि सही रास्तों का पता ही नहीं चल रहा था। खैर, मैं जीपीएस के रास्ते ठीक डायरेक्शन में तो चल रहा था। सड़क से वहां तक पहुंचने में लगभग 4-5 घंटे लगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वो रास्ता घना और ऊबड़ खाबड़ होता गया। मैं पूरी तरह उम्मीद कर रहा था कि वो बिल्डिंग अब भी ठीक हालत में होगी और मैं वहां कैंप कर सकूंगा, और अगर वो सही हालत में नहीं हुई तो मुझे कहीं किसी दूसरी जगह पर टेंट लगाना होगा। कई घंटों की थकान भरी चढ़ाई के बाद आखिरकार मैं पहुंचा। पेड़ों के ऊपर से बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर दिखाई देने लगा था, और जब मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वो बिल्डिंग मुझे देखने में ठीक हालत में लग रही थी। हाँ, उसका पेंट उखड़ा हुआ था, कहीं कहीं पर से प्लास्टर भी उखड़ चुका था, ईंटें दिखाई दे रही थी, पर ढांचा मजबूत दिख रहा था। मैंने उस बिल्डिंग के सपोर्ट बीमों को हल्का सा धक्का दिया। वे काफी ठोस थे। फिर मैंने सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश की। सीढ़ियां मजबूत थी, लेकिन कहीं कहीं पर से उसकी सरियाएं दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी मैं पूरी सावधानी से सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंचकर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। कुछ पल के लिए उस खूबसूरत नजारे को देखकर मैं दंग रह गया। लगभग पूरा का पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। मीलों तक कोई मकान, कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ पेड़ पौधे थे। और इस वक्त जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा था वो बिल्डिंग उस जंगल में एकमात्र बिल्डिंग थी जिसे आर्मी के किसी खुफिया काम के लिए बनाया गया था, लेकिन ना जाने क्यों वो काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं उस बिल्डिंग के एक कमरे में गया। कमरा साफ था। उस कमरे के एक कोने में एक फटी पुरानी दरी थी और दूसरे कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज। दीवारों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और खिड़कियों के कांच टूटे फूटे थे। उस कमरे में ज्यादा देखने लायक कुछ नहीं था, तो मैंने अपना बैग एक कोने में रखा। मैंने अपना मैट्रेस और स्लीपिंग बैग बिछाया और छोटे कैंपिंग स्टोव पर खाना गर्म किया। सूरज डूबने लगा तो मैं उस कमरे की खिड़की पर गया और मैंने डूबते सूरज को अस्त होता हुआ देखा। ये अब तक का सबसे खूबसूरत सनसेट था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा था। मुझे लगा समय जल्दी निकल गया और रात हो गई। आसमान बादलों से भरा था, इसलिए चांद की चांदनी या तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। कुछ करने को ना होने पर मैं वापस खिड़की के पास गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात का लगभग 1 घंटा बीता होगा जब मैंने नीचे जंगल में कुछ देखा। पेड़ों के बीच कोई रोशनी लगातार हिल रही थी। वो रोशनी थोड़ी नारंगी सी थी और झिलमिला रही थी, ठीक वैसे जैसे आग की लौ झिलमिलाती है। इससे मुझे लगा कि शायद कोई मशाल लिए हुए खड़ा है। इतने दूर और इतने सुनसान जंगल में किसी और का होना बहुत कम संभव था, खासकर जब
वहां ना तो कोई साफ रास्ता था और रात में फ्लैश लाइट का इस्तेमाल ना करके मशाल जलाकर घूमना भी अजीब बात थी। मैं उस रोशनी को देखते रहा कि वो रोशनी पेड़ों के नीचे कैसे कैसे आगे बढ़ती है। मैं बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जंगल में उस रोशनी को देखता रहा कि रोशनी पेड़ों के नीचे कैसे आगे पीछे हो रही है। फिर वो रोशनी किसी पेड़ के पीछे छिप गई और कुछ देर तक मैं उसे देख नहीं पाया। अगले 30 मिनट तक वो रोशनी फिर नहीं आई। खैर, मैं उस बिल्डिंग के कमरे से खिड़की के बाहर के नजारे का आनंद ले रहा था। हवा ठंडी होने लगी। फिर मैंने सोचा एक आखिरी बार उस रोशनी को देखूं। मैं कुछ देर तक वहीं खिड़की के पास बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि अंदर जाने से पहले एक बार फिर से उसी जगह में देख लूं जहां पर कुछ देर पहले मुझे रोशनी दिखाई दी थी। मैं वहां देखने के लिए खड़ा उठा। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा वहां पर कोई खड़ा था, वहीं झाड़ियों के बीच। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। शायद ये वही था जिसने कुछ देर पहले वो मशाल पकड़ी हुई थी। मैंने बिल्डिंग के ऊपर से उसे आवाज दी, हेलो। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं, इसलिए मैंने हेलो कहा। सोचा कि सामने से भी कोई जवाब आएगा, लेकिन वो ना तो हिला और ना ही उसने कोई जवाब दिया। बस कुछ 10-15 सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, मानो जैसे वो भी मुझे हाथ हिला रहा हो। फिर वो बिना रोशनी के ही जंगल में गुम हो गया। ये सब थोड़ा अजीब था, थोड़ा सा डरावना था, पर उस वक्त किसी अजीब वजह से मुझे पूरा भरोसा था कि ये भी मेरी ही तरह कोई दूसरा ट्रैकर होगा जो उस बिल्डिंग में रुकना चाहता होगा। लेकिन मुझे वहां देखकर उसने शायद अपना इरादा बदल लिया। शायद इसीलिए वो बिल्डिंग के ऊपर देख रहा था कि क्या उसके अलावा भी वहां कोई और है या नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब मैंने उसे हेलो कहा तो उसने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। उसने बस सिर्फ अपना हाथ उठाया। ये बात भी थोड़ी अजीब थी। मैं कुछ और देर उस खिड़की पर खड़ा रहा और बाहर अंधेरे जंगल में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर मुझे वो दोबारा नहीं दिखा। उसके बाद मैं अंदर जाकर अपना स्लीपिंग बैग गर्म करने के लिए ले आया। जंगल की साएं साएं और झिंगुरों की किरकिर से कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। उसके बाद अचानक मेरी नींद खुली। कितना समय गुजरा होगा ये बताना मुश्किल था। बाहर अभी भी काफी अंधेरा था। मैं अपनी आंखें खोलकर सोच रहा था कि मैं ऐसे अचानक क्यों जाग गया। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। वो आवाज एकदम साफ थी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सीढ़ियों पर कितना ऊपर या नीचे है। उसके हर कदम पर दीवारों से टूटकर सीढ़ी पर गिरे मलबे के चरमराने की आवाज आ रही थी। खिड़कियों के बाहर काला अंधेरा था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग खोला और स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। मैंने अपना बैग पैक उठाया और उस कमरे से बाहर आ गया। उन सीढ़ियों की चरमराहट तेज होती गई, जैसे कोई जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक से वो आवाज रुक गई। मैं दबे कदमों से सीढ़ी के पास गया और सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखा। मुझे सीढ़ियों के पास कुछ नहीं दिखा। सीढ़ियां खाली थी। अंधेरा था, मगर फिर भी इतना तो साफ पता चल रहा था कि सीढ़ियों पर कोई नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए मैं लगभग सदमे में था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहां चल क्या रहा है। फिर अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। मैंने वापस सीढ़ियों की तरफ देखा। इस बार सीढ़ियों में मुझे एक काली परछाई दिखाई दी जो अजीब ढंग से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी, यानी मेरी ही तरफ। मुझे उससे खतरा महसूस हुआ क्योंकि वो काली परछाई कोई इंसानी परछाई नहीं लग रही थी। वो अजीब थी। ना वो कोई जानवर था, ना ही कोई इंसान, पर इतना साफ था
कि वो इंसानों की तरह अपने 2 पैरों से उन सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। मैं दबे कदम सीढ़ियों के पीछे वाले एक दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। मुझे ये पता था कि नीचे जो भी है वो उसी कमरे में आकर मुझे ढूंढेगा जिस कमरे की खिड़की से मैंने नीचे हाथ हिलाया था। और ऐसा ही हुआ। वो काली परछाई उस कमरे में भागी जिस कमरे में पहले मैं रुका हुआ था। उसके बाद मैं तुरंत दबे कदम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब मुझे बिल्डिंग के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो या कोई गुस्से में फुफकार रहा हो। मैं बिल्डिंग से बाहर निकल गया। मैं कुछ पेड़ों की झुरमुट में छुपकर ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। उस बिल्डिंग से अजीब गुर्राहट सुनाई दे रही थी। इतना तो मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं था जिसे मैंने हाथ हिलाया था, पर कितनी अजीब बात थी कि जब मैंने उसे हेलो कहा और हाथ हिलाया तो उसने भी बिल्कुल मेरी ही तरह हाथ उठाकर मुझे हाय बोला था। उसके बाद मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मुझे रास्ते का अंदाजा नहीं था, पर इतना पता था कि मुझे ढलान की तरफ भागना है। मेरे पास फ्लैशलाइट थी और हैंड हेल्ड जीपीएस भी था। मैं उसी के सहारे बस भागता रहा और भागते भागते कैसे तो करके मैं अपनी कार तक पहुंचा। मैं जैसे ही अपनी कार में बैठा, मैंने पीछे जंगल की तरफ देखा। कोई बड़ी ही तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वो काली परछाई कम से कम 9 फीट ऊंची होगी। मैंने और देर नहीं की। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से कार वहां से भगा ली। मैं बैक व्यू मिरर में पीछे भी देखता रहा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। एक चीज मुझे समझ आ चुकी थी कि वो चीज क्या थी। वो शायद वेंडिगो था, जिसके बारे में मैंने किस्से कहानियों में सुना था, पर मुझे कभी यकीन नहीं था कि ये सब असल में भी होते हैं। आज भी जब उस दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात 2010 की है। पतझड़ का मौसम था जब मैं अपने पिता और बड़े भाई के साथ कनाडा के उत्तरी जंगलों में हिरन का शिकार करने निकला था। हम सारा जरूरी सामान लेकर बहुत सुबह सुबह ही निकल गए थे, सूरज निकलने से पहले। इरादा था कि दिन निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लें। हम नदी के घुमावदार रास्तों से गुजरे। कई बार खतरनाक जगहों पर नाव को खींच कर ले जाना पड़ा। पूरा दिन सफर करते रहे और फिर तय किया कि आधे रास्ते पर ही कहीं पर डेरा डाल लेते हैं। पिता ने कहा कि बाकी आगे का सफर हम अगले दिन तय करेंगे। हमने नदी के किनारे सूखी जमीन पर टेंट लगाया और उसी में आराम करने लगे। टेंट के बाहर लकड़ी जमा करके हमने आग जला रखी थी, पर वो आग जल्दी ही बुझने लगी। रात को जब मेरे पापा और बड़ा भाई सो चुके थे तो मैं थोड़ा लकड़ी लेने के लिए और खुद को हल्का करने के लिए नदी के किनारे चला गया। मेरे हाथ में टॉर्च था। उसकी रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। तभी पेड़ों की झाड़ियों से मुझे एक सरसराहट सुनाई दी। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना और टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और गौर से उस जगह को देखने लगा। टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा तेज नहीं थी कि तभी मेरा सिर घूमने लगा। एक पल के लिए तो चक्कर सा आने लगा था। कहीं से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे मांस सड़ने की बदबू। वो बदबू इतनी तीखी थी कि उससे मुझे चक्कर सा आ रहा था। फिर मैंने देखा कि जो पेड़ मेरे से कुछ दूरी पर था, उस पेड़ की आकृति बदलती सी लगने लगी। मैंने गौर किया तो धीरे धीरे मुझे दिखाई देने लगा। उस पेड़ में मुझे एक शक्ल सी दिखाई दी। अंधेरे में आंखें ढल चुकी थी और साफ दिखने लगा था। मैंने देखा कि वो चेहरा मेरे एक रिश्तेदार का था जो हाल ही में मर गया था। तभी उसी तरफ से मुझे एक आवाज सुनाई दी, हेलो जैकब, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मैं मानो उसके वश में हो गया था। मैं मुस्कुराया और थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन तभी मैं रुक गया। उसका चेहरा अचानक से भावहीन हो गया।
उसके गालों से मांस के टुकड़े गल गल के गिरने लगे। मैं डर से कांप उठा। मेरे कदम पीछे की ओर बढ़े। पीछे हटते हटते मैं कैंप की ओर भागा। मेरे हाथ की टॉर्च भी धीमी होते होते बंद पड़ गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। मैं सिर्फ अंदाजे से भाग रहा था। तभी भागते भागते मैं वापस उसी पेड़ की तरफ जाने लगा जिसे मुझे दूर भागना चाहिए था। वो पेड़ जो असल में पेड़ था भी नहीं, वो गुर्राया। मेरे कदम थम गए। मैंने सामने देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मैं उसी पेड़ के सामने खड़ा था और अब वो पेड़ था भी नहीं। वो एक लंबा पतला इंसानी ढांचा था जिसकी आंखें धसी हुई थी, छाती खाली और उसके शरीर में सड़ा हुआ मांस हड्डियों से लटक रहा था। वो ना तो इंसान था ना ही कोई जानवर। मैंने अपने होश संभाले और जितना तेज हो सकता था मैं भागा। मैं चीख कर अपने पापा और भाई से मदद मांगना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं भागता रहा। अब वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी भयानक सांसों और पैरों की धमक को मैं साफ सुन पा रहा था। उसके भागने से पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे। वो मेरे पीछे ही था। मैं भागते भागते नदी के पास पहुंचा और उस नदी के किनारे से ऊपर चढ़ते वक्त उसने मेरा पैर जकड़ लिया। मैं जमीन से घास नोचता हुआ चिल्लाने की कोशिश करने लगा और अचानक मेरे गले से आवाज निकली। मैंने अपने पापा और भाई को आवाज दी और उनसे मदद मांगी। मेरी आवाज सुनकर मेरा भाई जागा और वो भाग कर आया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। मैं थर थर कांप रहा था और रो रो कर बता रहा था कि मैंने क्या देखा। भाई ने मेरी आंखों में देखा और बोला, हाँ तू सही कह रहा है, मैंने भी उसे देखा था, पर तू इस जंगल में कर क्या रहा है। मैंने अपने भाई को बताया कि मैं सूखी लकड़ी और हल्का होने के लिए जंगल में गया था। तब तक मेरे पापा भी वहां आ गए थे। उनके हाथ में एयरगन थी, मगर अब वो भयानक प्राणी वहां पर आसपास कहीं नहीं था। उस रात हमें नींद नहीं आई। हमने हथियार लोड किए और आग जलाकर पूरी रात बैठे रहे। सुबह होते ही हमने सामान समेटा और घर लौट आए। कई महीनों तक मैं सो नहीं सका। डरावने सपने आते रहे। मुझे मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कोई काला साया हमेशा खड़ा दिखाई देता था। चलते वक्त कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। धीरे धीरे तो हालत ये हो गई थी कि मुझे हर रोज कोई परछाई दिखाई देने लगी। आखिरकार मैं तंग आकर एक आदमी के पास गया जो जादू टोना टोटका जानता था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। तब उसने कुछ अनुष्ठान किए, लेकिन आराम सिर्फ कुछ समय के लिए मिला। दोस्तों ने ताबीज, क्रिस्टल वगैरह दिए, मगर असली डर कभी खत्म नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला कि शायद वो वेंडिगो था। कहते हैं कि अगर वो तुम्हें छू ले तो वो परजीवी की तरह तुमसे जुड़ जाता है, और उस रात उसने मेरा पैर पकड़ा था। तभी से जंगल में जाते वक्त हमेशा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कुछ साल बाद मैं अपने दोस्त नजीर से मिलने गया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं, वो जगह जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाया करता था। हम उस जगह में गए। वहां पर एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल था। हम वहां मस्ती कर रहे थे कि तभी नजीर ने वेंडिगो का जिक्र छेड़ा। उसने कहा कि अगर जंगल में जाकर उसका नाम 3 बार लो तो वो सामने आ जाएगा। मैंने मजाक में कर दिखाया। मैंने 3 बार उसका नाम ले ही लिया, वेंडिगो, वेंडिगो, वेंडिगो। काफी देर तक हम इधर उधर देखते रहे। सोचा कुछ अजीब दिखेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। हम दोनों हंसने लगे कि ये सब झूठ है।
लेकिन तभी पास से कुछ सियारों का झुंड भागता हुआ निकला और उसके बाद हमें जंगल से पेड़ चटकने और गिरने की आवाजें आने लगी। हम समझ गए थे कि उस जंगल से इन सियारों के पीछे कोई भागता हुआ आ रहा है और हम भी उसी के रास्ते में खड़े थे, इसलिए हम भी डर कर दौड़ पड़े। पीछे से एक आवाज आई, नजीर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये आवाज नजीर की बहन सुनैना की थी। नजीर ने वो आवाज सुनी तो उसके पैर थम गए। वो उस आवाज की तरफ जाने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका और कहा, नजीर, ये तेरी बहन नहीं है, चल यहां से। पेड़ टूटते रहे और तभी हमने उसे देखा। 9 फीट लंबा, दुबला पतला, हड्डियों से चिपकी चमड़ी और नीली चमकती आंखें, वो वेंडिगो था। वो उन सियारों के पीछे भागते हुए अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने बंदूक निकाली और उस पे गोली चलाई। गोली जाकर उस वेंडिगो के ठीक बगल में एक पेड़ से जाकर लगी। वो वेंडिगो जोर से दहाड़ा, मगर उसके बाद वो हमारे पीछे नहीं आया। शायद वो लकड़ी का टूटा हुआ पुल उसकी आखिरी सरहद थी। हम वहां से भागकर सड़क में आए जहां हमारी कार खड़ी थी। उसके बाद हम सीधा घर वापस आ गए। ये मेरा दूसरा वेंडिगो एनकाउंटर था। शायद वो आज भी मेरे आसपास ही है और जब भी मैं उसका 3 बार नाम पुकारूंगा तो वो आ जाएगा। जहां भी मैं होऊंगा वहां। मेरे पिता अक्सर रात को बॉनफायर जलाकर हमें कहानियां सुनाया करते थे। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन कुछ किस्से सुनाते समय उनका चेहरा बदल जाता था। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते थे, जैसे वो फिर से उसी दौर में पहुंच गए हों। एक बार उन्होंने हमें अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जोसेफ, ये बात बहुत पुरानी है। तब मैं जवान हुआ करता था। सर्दियों का मौसम था। मैं अपने चाचा के साथ कनाडा के उत्तरी जंगलों में घूमने गया था। वहां बर्फ हर तरफ फैली थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़े जलने लगते। हम शिकारी थे, लेकिन उस रात हमें शिकार नहीं, कुछ और ही मिलने वाला था। मेरे डैड और मेरे डैड के चाचा दोनों बर्फ से ढके जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में ठहरे थे। बाहर हवा सीटी बजा रही थी, अंदर आग जल रही थी, पर ठंड इतनी थी कि आग भी कमजोर सी लग रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अचानक बाहर से टहनियों के टूटने और बर्फ के चरमराने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों के होश ही उड़ा दिए। सारे जानवर भागने लगे, खरगोश, लोमड़ी, यहां तक कि हिरन भी। सब बर्फ को चीरते हुए दौड़ते जा रहे थे। मेरे पिता ने अपने चाचा से कहा, जंगल में जानवर कभी यूं बेतहाशा नहीं भागते जब तक उन्हें मौत का डर ना हो। उनके चाचा ने खिड़की से बाहर झांका। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर मेरे डैड से कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। दोनों बाहर निकले। चारों तरफ सफेद बर्फ और काली छायाएं थी और तभी पेड़ों के बीच से एक आकृति दिखाई दी। वो इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन इंसान नहीं। वो इतनी लंबी और दुबली थी कि हड्डियां चमड़ी को चीरकर बाहर निकलने वाली सी लगती। सिर पर हिरन जैसी सींगें थी और आंखें खोखली, गहरी और भूख से जलती हुई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे इंसान और जानवर की खाल जोड़कर बनाई गई हो। मेरे पिता ने कांपते हुए कहा, वेंडिगो? अगले ही पल वो प्राणी बिजली की तरह झपटा और उसने मेरे पिता के चाचा को पकड़ लिया। उनकी चीख जंगल में गूंज उठी। वेंडिगो ने अपने नुकीले पंजों से मेरे पिता के चाचा के पेट को चीर दिया।
गर्म खून बर्फ पर फैलने लगा। वो अजीब प्राणी जानवरों की तरह अपने मांस को नोच नोच कर खाने लगा। पिता ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो डर के मारे एकदम स्थिर खड़े थे, सांस लेना तो दूर की बात है। फिर अचानक उनके अंदर जान आ गई और वो भागने लगे, लेकिन वेंडिगो ने उन्हें देख लिया। वो लंबी छलांगे मारता हुआ उनके पीछे दौड़ा। उसके कदमों की धमक बर्फ को हिला रहे थे। मेरे पिता उस वेंडिगो से दूर भागते रहे, लेकिन बर्फ में पैर धंस रहे थे और तभी वो प्राणी उनके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उस वेंडिगो ने मेरे पिता का पैर पकड़ लिया और उसमें दांत गड़ा दिए। मेरे पिता की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मांस फट रहा है और हड्डियां टूट रही हैं। किसी तरह पिता ने हिम्मत जुटाई और कंधे से बंदूक उतारकर उन्होंने सीधे उस वेंडिगो के सीने पर गोली मारी। गोली की गूंजती आवाज के साथ धुआं निकला और वो प्राणी पीछे की ओर डगमगाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पिता की रूह को जमा दिया। वेंडिगो ने जो चीख मारी वो इंसान जैसी चीख नहीं थी। वो चीख ऐसी थी मानो जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों, और उन चीखों में मेरे पिता के चाचा की भी आवाज थी। वो बचाओ बचाओ चीख रहे थे। उस आवाज ने मेरे पिता को तोड़ कर रख दिया, लेकिन मौत का डर उनसे और तेज भागने को मजबूर कर रहा था। उन्होंने खून से सना पैर घसीटते हुए गांव की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से वेंडिगो की सांसें सुनाई दे रही थी। उसके भारी कदम बर्फ को हिला रहे थे। मेरे पिता को कभी लगता कि उस वेंडिगो ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया है, कभी लगता कि उस वेंडिगो के पंजे मेरे पिता के बालों को छू गए हों, यानी मेरे पिता बाल बाल बचे हों। लेकिन किसी तरह मेरे पिता गांव तक पहुंच गए। जैसे ही इंसानों की बस्तियां आई, वो प्राणी चीखता हुआ अंधेरे में वापस चला गया। पिता जब ये किस्सा सुना रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, जोसेफ बेटा, उस दिन मेरा पैर तो बच गया, लेकिन उसमें आज भी निशान है। वो काटने का जख्म कभी भरा नहीं बेटा। फिर उन्होंने आग की लपटों में खोई हुई आंखों से कहा, वो वेंडिगो आज भी जिंदा है। वो भूखा है और मुझसे नफरत करता है, और एक दिन शायद फिर लौटेगा। उस रात मैं देर तक नहीं सो सका। पिता की आंखों में जो डर मैंने देखा वो नकली था। जो आदमी जिसने पूरी उम्र जंगल में बिताई थी, जिसने दर्जन जंगली जानवरों का सामना किया था, अगर वो इस तरह कांप रहा है तो सोचिए वेंडिगो कितना भयानक होगा। आज भी ठंडी सर्दियों की रात आती है और जंगल से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है, तो इससे मुझे मेरे पिता की बात याद आती है। वो प्राणी, वो वेंडिगो आज भी जिंदा है और भूखा है, और वेंडिगो की भूख कभी खत्म नहीं होती। मेरा नाम जोसेफ है और ये किस्सा आज भी मेरी रूह कंपा देता है। मैं अपने एक पुराने दोस्त के घर अक्सर रात गुजारा करता था। उसका घर काफी दूर दराज इलाके में था। घर के पीछे खुला मैदान हुआ करता था और उसके आगे घने पहाड़। दिन में यह नजारा बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन रात को वही मैदान और पहाड़ किसी काले डरावने रहस्य जैसे लगते थे। हम दोनों अक्सर देर रात तक बातें किया करते थे, लेकिन कई बार आधी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी घसीटने जैसी आवाजें, जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर रेंग रही हो। कभी गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई विशालकाय जानवर जमीन पर चल रहा हो। शुरुआत में हम इसे बस ऐसे ही वहम समझते रहे,
बाहर झांकते, पर वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता। अब शायद कोई लोमड़ी या कोई जंगली जानवर होगा, हम खुद को ही समझा देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों को लगता था कि आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी और चीज की थी। एक रात हम दोनों ने तय किया कि बाहर चलकर देखना चाहिए। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था, हवाएं ठंडी और तेज थी, चारों तरफ अंधेरा फैला था। हम गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती रही। शुरुआत में सब सामान्य था, सिर्फ पहाड़, चट्टानें और झाड़ियां। लेकिन अचानक एक जगह आकर मुझे लगा जैसे हवा रुक सी गई हो। पेड़ों की टहनियों ने हिलना बंद कर दिया, यहां तक कि कीड़ों की आवाज भी बंद हो गई। बस उस इलाके में गाड़ी का इंजन गूंज रहा था। मैंने धीरे से कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। दोस्त ने मजाक में हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। गाड़ी का मोड़ काटते ही हेडलाइट की रोशनी सामने पड़ी और जो हमने देखा वो देखकर हमारी सांसें ही रुक गई। वहां सड़क के किनारे एक नंगा, लंबा, पतला प्राणी खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, मगर अस्वाभाविक रूप से लंबा। उसकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी। उसकी त्वचा खिंची हुई सी, जैसे किसी पुराने सूखे शव की चमड़ी हो। उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ था जैसे जबड़ा टूटा हुआ हो, और उसकी आंखें गहरी, काली और बिल्कुल खोखली। बस उसकी आंखों में एक भयानक अंधेरा था। हम दोनों ने एक साथ चीख दबाई और सीट पर जम गए। गाड़ी की हेडलाइट जैसे ही उस पर पड़ी, वो अचानक हिला, लेकिन जिस तरह से हिला वो किसी इंसान या जानवर जैसा नहीं था। वो पीछे की तरफ उल्टा दौड़ने लगा। उसके लंबे लंबे हाथ पांव आपस में उलझ नहीं रहे थे, बल्कि किसी मकड़ी जैसी फुर्ती से वो तेजी से झाड़ियों में घुस गया। उसकी हड्डियां चलते वक्त चरमराई, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। यह देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल के लिए तो हम दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों ने जो देखा वो सच था या भ्रम। ये क्या था? मेरे दोस्त की आवाज कांप रही थी। मेरे गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बस हेडलाइट से अंधेरी झाड़ियों को देखता रहा, मानो जैसे मेरे अंदर डर हो कि वो भयानक चीज झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाएगी। गाड़ी के अंदर घुटन बढ़ रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर ही निकल आएगा। हमने वहीं गाड़ी रोक दी और सांसें रोककर अंधेरे को टटोलते रहे। झाड़ियों के अंदर से पत्तों के हिलने और टहनियों के टूटने की आवाजें आ रही थी। उस झाड़ी के अंदर वही था, वही वो भयानक प्राणी। वो झाड़ियों में से हमें ही देख रहा था। आखिरकार हम घर लौट आए, लेकिन नींद तो जैसे कोसों दूर थी। हमने बंदूकें उठा ली और आग के पास बैठे रहे। घड़ी की हर टिक टिक डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। कभी खिड़की से परछाई हिलती दिखती, तो कभी छत पर से आवाज आती, मानो जैसे छत पर कोई चल रहा हो। हम दोनों एक दूसरे को देखते और खामोश हो जाते। उस रात ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। सुबह होते ही हमने हिम्मत जुटाकर उस जगह जाने का फैसला किया जहां हमने उसे देखा था। सूरज की रोशनी में रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था। लेकिन जब हमने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो हमारी रूह कांप उठी। वहां जमीन पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी को नोचा हो, और वहां से मैदान की तरफ जाते अजीब लंबे पंजों के निशान भी थे। लेकिन उन निशानों में इंसानी और जानवर दोनों के पंजों जैसी आकृति थी। हम समझ गए कि यह कोई इंसान या जानवर नहीं था, यह वही प्राणी था जिसके किस्से हमने सुने हुए थे, और उसका नाम था वेंडिगो।
उसके बाद उस दिन से मैं कभी भी उस मैदान की तरफ अकेले नहीं गया। कभी कभी रात को नींद में वही चरमराती हड्डियों की आवाजें सुनाई देती। कभी खिड़की से लगता मानो जैसे वहां से कोई साया गुजरा हो। मुझे आज भी लगता है कि उस रात वो झाड़ियों से बाहर निकलने वाला था और शायद हमें पकड़ भी लेता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ हमें घूरता रहा और फिर वहां से वापस चला गया। शायद वो खेल रहा था, शायद वो चाहता था कि हम सारी उम्र उसके डर के साए में जीते रहें। और सच कहूं तो उस रात के बाद मैं अब तक उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया हूं। आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे आस पास ही कहीं पर मौजूद है।